बच्चे, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, इसका मतलब नेचर मुझे आपसे जोड़ना चाहती है और आपको मुझसे जोड़ना चाहती है। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो या कोई अन्य, सभी बच्चों की समस्या रहती है। मोस्टली 90% बच्चों की समस्या रहती है जीके में नंबर कम आना या जीके याद ना होना। आज से 3 दिन पहले मैंने एक ऐसा तरीका, एक ऐसा बेहतरीन तरीका सीखा है। पहले मैंने उसे अपने ऊपर अप्लाई किया, उसका रिजल्ट क्या आया मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है ना। ऋग्वेद से मैंने ये तरीका उठाया है और फिर उससे अपने ऊपर अप्लाई किया है। जब मैं 3 दिन पहले ऋग्वेद का सेशन आपके साथ कर रहा था ऑडियो थेरेपी के द्वारा, तो वहां पे मैंने एक शब्द पकड़ा था जिसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। उस शब्द की थोड़ी सी मैंने रिसर्च की, उस रिसर्च से मुझे ऐसा फायदा हुआ है कि उस चीज को अप्लाई अब मैं चाह रहा हूं कि आप सभी को उस चीज का फायदा मिले। ठीक है। यहां पर मैंने आज के दिन, है ना, आज मैंने पूरा दिन बैठकर उसे अपने ऊपर अप्लाई किया और आज ही एक दिन में सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल, यानी 1 से लेके 393 तक सारे आर्टिकल मैंने एक बार में याद किए, बिना कोई आर्टिकल स्किप किए। हाँ, जो आर्टिकल गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके जो हट गए हैं, उन्हें छोड़ के। ठीक है। सारे के सारे आर्टिकल मैंने लाइन बाय लाइन याद किया और ये मैं आपके सामने शेयर करूंगा अभी। ठीक है। अच्छा, कैसे किए हैं, ठीक है, किस तरीके से किए हैं, कितना समय लगा है, इसके बारे में मैं आपसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है ना। अच्छा, ये आर्टिकल मैं आपको सारे के सारे यहाँ पर एक साथ सुनाने वाला हूं, सारे के सारे एक साथ सुनाऊंगा। ठीक है ना। और इसके लिए क्या करूंगा, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। ठीक है ना। आंखें बंद करके ध्यान लगा के सारी चीजें आपके सामने एक करके सारे आर्टिकल्स आपको सुनाता जाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप पहले ये आर्टिकल सुनिए, आपको मजा आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। ठीक है ना। अब देखिए, यहां से मैं सारे आर्टिकल 1 से लेके 393 तक सारे आर्टिकल यहां पर बोलने वाला हूं। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको भी। पहला आर्टिकल है संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा आर्टिकल है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। तीसरा आर्टिकल है नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों की क्षेत्र सीमाओं वगैरह में परिवर्तन। चौथा आर्टिकल है जो अनुच्छेद 3 और 4 में जो भी परिवर्तन होगा वो दोनों एक साथ माने जाएंगे। पांचवा आर्टिकल बताता है हमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। छठवां आर्टिकल हमें बताता है, आर्टिकल नंबर 6 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जो लोग, है ना, पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें नागरिकता। आर्टिकल 7 में बताता है जो भारत से पाकिस्तान गए उसके बाद पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता। आर्टिकल 8 में बताता है कि भारत के बाहर रहने वाले, यानी कि जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय कुछ लोग बाहर बस गए थे। ठीक है ना। तो जो लोग भारत के बाहर बस गए थे उन्हें नागरिकता का प्रावधान। आर्टिकल 9 हमें बताता है कि अगर आपने स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता स्वीकार कर ली तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, इसीलिए भारत की नागरिकता को एकल नागरिकता बोला जाता है। आर्टिकल 10 हमें बताता है नागरिकता के अधिकार जारी रहेंगे। आर्टिकल 11 हमें बताता है कि नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा, होम मिनिस्ट्री बनाएगी। आर्टिकल 12 हमें डीपीएसपी की परिभाषा देता है। आर्टिकल 13 कहता है मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण। आर्टिकल 14 हमें बताता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 हमें बताता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव पर निषेध यानी कि रोक। आर्टिकल 16 में बताता है सार्वजनिक रोजगार, यानी रोजगार के अवसर के लिए समान अवसर। आर्टिकल 17 में बताता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 में बताता है उपाधियों का उन्मूलन। आर्टिकल 19 में बताता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। आर्टिकल 19 में बताता है। आर्टिकल 20 में बताता है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 21 हमें बताता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21A बताता है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 बताता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 23 बताता है मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध। आर्टिकल 24 बताता है कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध, यानी कि जो बच्चे 14 साल से कम के हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 हमें बताता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म को आप कैसे भी अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 28 में बताता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं, अलग से शैक्षणिक संस्थान ओपन करके। आर्टिकल 29 हमें बताता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 हमें बताता है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासनिक का अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक भी अपने शैक्षणिक संस्थान खोल पाएंगे। आर्टिकल 31, है ना, 31 घा। ठीक है। अच्छा देखिए, आर्टिकल 31 तो खत्म कर दिए थे, लेकिन आर्टिकल 31 घा ये हमारा अभी लागू होता है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है। आर्टिकल 32
इस भाग द्वारा यानी कि मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, ये मौलिक अधिकारों के उपचार के बारे में बताता है, यानी इसमें संशोधन की जानकारी देता है आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में इसे संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल 33 बताता है कि सेनाएं जो भी होती हैं, फोर्सेस वगैरह, है ना, इन पर लागू होने में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को उपांतरित करने की संसद की शक्तियां, यानी सेनाओं की मौलिक अधिकारों को कम कर दिया जाता है। आर्टिकल 34 क्या बताता है, किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू होने के दौरान इस द्वारा प्रदत्त जो अधिकार होते हैं वो सेनाओं के लिए निलंबित हो जाते हैं, यानी कि लगभग खत्म हो जाते हैं, और आम जनता का अधिकार भी खत्म कर दिया जाता है। आर्टिकल 35 हमें बताता है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए प्रभावी यानी जारी रखने के लिए प्रावधान, यानी कि आपके मौलिक अधिकार कभी भी कम या खत्म नहीं होंगे। हाँ, कुछ समय के लिए, है ना, कम किए जा सकते हैं या उन्हें रोका जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आर्टिकल 37 बताता है इस भाग में अंतर्विष्ट सिद्धांतों का अनुप्रयोग। उसके बाद आर्टिकल 38 बताता है राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है ना, यानी कि सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। आर्टिकल 39 बताता है राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। आर्टिकल 39 बताता है आर्टिकल 39A, ठीक है, 39 हो गया था, 39A, आर्टिकल 39A बताता है समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, यानी कि मुफ्त में कानूनी सहायता सबको प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिकल 40 बताता है ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 बताता है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 42 बताता है काम की न्याय संगतता। आर्टिकल 43 बताता है श्रमिकों के लिए जीविका, यानी कि मजदूरी बराबर होगी या फिर एक मिनिमम वेज तैयार किया जाएगा, यानी कि जो दिहाड़ी होती है एक न्यूनतम मिनिमम राशि दी जाएगी सभी को। आर्टिकल 43A ये बताता है श्रमिकों की भागीदारी, यानी उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी होगी, प्रबंधन में भी। उसके बाद आर्टिकल 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिकल 44 बताता है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 बताता है बच्चों को मुफ्त शिक्षा। आर्टिकल 46 बताता है SC ST या कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा के लिए सहायता। आर्टिकल 47 बताता है पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्य। आर्टिकल 48 बताता है कृषि और पशुपालन संगठन बताता है। आर्टिकल 48, है ना, कहां पे थे अपन, आर्टिकल 48 हो गया था, है ना। उसके बाद आर्टिकल 48 का, ठीक है, आर्टिकल 48 का बताता है पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार और यह वन वगैरह यानी कि जंगल को बढ़ावा देना। आर्टिकल 49 हमें बताता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 हमें बताता है ना, 49 50, आर्टिकल 50 हमें बताता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। आर्टिकल 51 बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। आर्टिकल 51A बताता है मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 52 बताता है भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 बताता है संघ की कार्यपालिकी शक्तियां। आर्टिकल 54 बताता है राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 55 बताता है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। आर्टिकल 56 बताता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 बताता है पुनर्निर्वाचन, यानी कि दोबारा से, है ना, अगर एक बार कार्यकाल खत्म हो गया तो दोबारा से चुनाव लड़के वापस आ सकता है। आर्टिकल 58 बताता है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 59 बताता है राष्ट्रपति पद की रिक्तियां। आर्टिकल 60 बताता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 बताता है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय कितना होगा, अगर अचानक से राष्ट्रपति खत्म हो जाता है बीच में तब, या अचानक से वो त्यागपत्र दे देता तब। उसके बाद आर्टिकल 61 हो गया, 62 हो गया, 63। आर्टिकल 63 बताता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 64 बताता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 जो हमें बताता है वो बताता है आर्टिकल 65 हमें बताता है जो उपराष्ट्रपति होता है वाइस प्रेसिडेंट, उसी के बारे में है कि उपराष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कैसा होगा, ठीक है, कि अगर राष्ट्रपति कहीं घूमने चला जाता है तो उसके स्थान पर कैसे कार्यभार संभालेगा, या राष्ट्रपति खत्म हो जाए तो उपराष्ट्रपति कैसे उसका कार्यभार संभालेगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 बताता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 67 बताता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 बताता है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कैसे करवाया जाएगा या कब करवाया जाएगा। आर्टिकल 69 बताता है उपराष्ट्रपति की पद की शपथ या प्रतिज्ञा। आर्टिकल 70 बताता है अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, ठीक है।
आर्टिकल 71 बताता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंध में जो भी गड़बड़ी हुई है उसका मामला कौन सुनेगा। आर्टिकल 71 बताता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। आर्टिकल 73 बताता है संघ की कार्यकारी की शक्तियों की सीमा। अब हमारे हाथ दर्द देने लगे हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। आर्टिकल 73 संघ की कार्यकारी की शक्तियों की सीमा। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, ठीक है। अब ये हाथ चेंज कर लेते हैं, ये पसीना भी खूब आ गया देखो, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 69, 71, 72 हो गया था, ठीक है। 72 हो गया था। 73 आर्टिकल 73 बताता है कि संघ की कार्यकारी शक्तियों की सीमा क्या होगी। आर्टिकल 74 बताता है राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, है ना, जो कि लोकसभा में बैठता है, अपना लोकसभा के चुनाव के बारे में है। लेकिन यहाँ पर 74 बताता है राष्ट्रपति को सहायता के लिए, है ना, एक मंत्री परिषद होगा। उसके बाद आर्टिकल 75 बताता है मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान की वो मंत्री कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे आएंगे। आर्टिकल 76 बताता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। आर्टिकल 77 बताता है कि भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन कैसे होगा। आर्टिकल 78 बताता है राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए जो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्य। आर्टिकल 79 बताता है संसद का गठन। आर्टिकल 80 बताता है राज्य परिषद की संरचना यानी कि राज्यसभा। और आर्टिकल 81 बताता है लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 82 बताता है आर्टिकल 82 बताता है आर्टिकल 82 क्या बताता है, देखिए 80 में तो हो गया राज्यसभा, 81 में हो गया लोकसभा की संरचना। हाँ 82 में बताता है कि जनगणना के बाद दोबारा से यानी कि जितनी बार भी जनगणना होती है 10-11 साल में दोबारा से उसका ये देखा जाएगा कि कहाँ पे सीटें हमें घटानी है कहाँ पे बढ़ानी है। तो 82 मेरे ख्याल से इसके बारे में, ठीक है। 83 बताता है संसद के सदनों की अवधि यानी कार्यकाल के बारे में बताता है, संसद कैसे कैसे चलेगा, कितने समय तक चलेगा। 84 बताता है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। 85 बताता है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 86 बताता है सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 बताता है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। 88 बताता है संसद के संबंध 88 बताता है संसद के संबंध में जो महान्यायवादी का जो अधिकार होता है उसके बारे में, ठीक है। आर्टिकल 89 बताता है राज्य परिषद के जो चेयरमैन होते हैं या वाइस चेयरमैन होते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 90 बताता है जो वाइस चेयरमैन यानी कि उपसभापति के पद की रिक्तियां हो जाए तो यह त्याग पत्र हो जाए या उसका हटाना हो जाए, ये सारी जानकारी देती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 91 ये बताता है उपसभापति या अन्य व्यक्ति की जो सभापति के जो मतलब कर्तव्य होते हैं वो पालन कैसे किया जाता है ना। ये ऐसा मतलब कि उपसभापति कैसे पालन करेगा ये बताता है आर्टिकल 91, ठीक है ना। अब देखिए, है ना, अब ऐसे सुनाने में पसीना भी खूब आ रहा है देखो, हालत भी थोड़ी सी खराब हो रही है, ठीक है ना, हाथ दर्द होने लगते हैं यहाँ से बेसिकली, ठीक है ना। तो सारे आर्टिकल बिल्कुल आप इसी तरह से मतलब अच्छे से याद कर सकते हो, है ना। आगे चलते हैं, आगे सुनिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पूरे के पूरे आर्टिकल में आप सुना के जाऊंगा आज कैसे मैंने याद किया, क्योंकि मेहनत बहुत करी है ना। सारे आर्टिकल आपको सुनने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 90, ठीक है, आर्टिकल 90 पर ही थे ना अपन, आर्टिकल 90 हो गया था ना, है ना, जो उपसभापति है उसका पद खाली होगा, त्याग पत्र कैसे हटाना वगैरह। 91 हो गया था, 91 भी हो गया था, 92, ठीक है, 92 पे अपन लोग थे। 92 सभापति या जो उप सभापति होता है इसके द्वारा तय, है ना, अध्यक्षता जो करता है ना, उनके पद हटाने का जो प्रस्ताव होता है ये कैसे विचाराधीन होता है इसके बारे में जानकारी दी है 92 में। 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। 94 जो है वो अध्यक्ष और उपसभापति के पद रिक्त होंगे, त्यागपत्र और उसके हटाने के बारे में बात की गई है। 95 बताया गया है उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के जो अध्यक्ष पद होता है कि कर्तव्यों का पालन करने का जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे उसकी शक्तियों के बारे में 95 में बताया गया है। 96 में बताया गया है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा तब तक अध्यक्षता नहीं करी जाएगी या ना करना जब तक उसको पद से हटाने का प्रावधान विचाराधीन हो। आर्टिकल 97 बताता है सभापति और उपसभापति जो होते हैं उनके जो वेतन होता है उसके बारे में। आर्टिकल 98 बताता है संसद का
क्या बोलते हैं उसे, सचिवालय, ठीक है, संसद का सचिवालय 98 में, 99 में है कि सदस्यों द्वारा जो शपथ ली जाती है वो कैसे ली जाती है, वो इसमें बताया 99 में, कौन दिलाता है कौन नहीं दिलाता है, ठीक है। आर्टिकल 100 में है सदस्यों में मतदान, रिक्तियां वगैरह ये सब, मतलब जगह खाली हो जाती है, कौन भरता है, कैसे चुनाव होते हैं। आर्टिकल 101 बताता है स्थानों का रिक्त होना। 102 बताता है सदस्यता के लिए निर्हता यानी कि योग्यता, एलिजिबिलिटी। 103 बताता है सदस्यों की एलिजिबिलिटी के बारे में ही और सारी चीजों का डिस्क्राइब किया गया है 103 में, ठीक है ना, है ना। उसके बाद देखोगे आप तो आर्टिकल 104, में क्या था, 104 को छोड़ो भी, ठीक है। 106 में है सदस्यों का वेतन भत्ता वगैरह बताया गया 106 में। 107 में है जो विधेयकों के जो पुनः स्थापन की जाती है और पारित करने के संबंध में कैसे विधेयक पास होते हैं, पारित होते हैं, इसके बारे में बताया गया 107 में। 108 में बताया गया कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 में बताया गया धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में बताया गया धन विधेयक की परिभाषा। 111 में बताया गया विधेयकों पर, है ना, जो विधेयकों पर जो सहमति होती है या वित्तीय मामलों की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में। 112 में बताया गया वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 में बताया गया है अनुमानों के संबंध में संसद की प्रक्रिया। 114 में बताया गया विनियोग विधेयक। 115 में बताया गया है अनुपूरक, अतिरिक्त या फिर जो एक्स्ट्रा चीजें होती है, अनुदान वगैरह, जो दान वगैरह दिया जाता है उसके बारे में। 116 में बताया गया लेखानुदान, ठीक है ना, लेखानुदान के बारे में चर्चा है 116 में। उसके बाद देखो 117 में बताया गया है कि वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। 118 में बताया गया है प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया के नियम बताए गए। 119 में बताया गया है जो वित्तीय कार्य के संबंध में संसद की प्रक्रिया का जो विधि होती है यानी कानून होता है उसके बारे में। 120 में बताया गया संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 121 में बताई गई है संसद में चर्चा पर जो प्रतिबंध लगता है उसके बारे में। 122 बताता है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना करना। 123 बताता है संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 124 बताता है 124 124 124, ठीक है, 124 बताता है जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। 124 ए बताता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 124 सी बताता है कानून बनाने की संसद की शक्ति। 125 बताता है जो न्यायाधीशों का जो वेतन होता है उसके बारे में। 126 बताता है जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है कैसे होती है। 127 बताता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। 128 बताता है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्ति जो न्यायाधीश होते हैं उनकी उपस्थिति के बारे में। 129 बताता है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख या न्यायालय होना, ठीक है। 130 बताता है सर्वोच्च न्यायालय की सीट। 131 बताता है सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या होगा। 132 बताता है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील की जाती है, ऐसा कुछ, ठीक है। 133 बताता है सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है। 134 बताता है आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 135 बताता है जो मौजूदा कानून के तहत जो चीजें होती हैं उनके बारे में कैसे, मतलब उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए जाने वाली शक्ति है। 136 बताता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अपील करने की विशेष अनुमति होती है। 137 बताता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा। 138 बताता है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। 138 हाँ 138 पे ही थे ना, हाँ 138 बताता है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार, है ना। 139 बताता है कुछ रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां प्रदान होती है। 5 रिट होती हैं, आर्टिकल 32 में दी थी, मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 39A कुछ मामलों का हस्तांतरण। आर्टिकल 40 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां होती हैं। आर्टिकल 41 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। आर्टिकल 42 बताता है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और जो भी उनके आदेश होते हैं उनको मतलब सभी में सभी के बारे में सब लोग वैसा ही आदेश देंगे अगर कोई पुराना मामला है, ठीक है।
उसके बाद देखो आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है, 143 में दी गई है। 144 में है 144 सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए, है ना, नागरिक और न्यायिक अधिकारों का कार्य करना, ठीक है ना। 145 में है न्यायालय के नियम, ठीक है, न्यायालय कैसे काम करेगा इसके नियम है 145 में। 146 अधिकारी और कर्मचारी और सर्वोच्च न्यायालय के खर्चों के बारे में, कितना किसको खर्च मतलब कैसे होगा। 147 जो है ये डेफिनेशन दी गई है पूरे के बारे में। उसके बाद 148 अगर आप देखोगे तो भारत के महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताएगा 148 में। 149 के बारे में अगर आप चर्चा करोगे तो 149 में है, 149 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और उसकी शक्तियां। 150 में है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप जो होता है। 151 में है लेखा परीक्षक रिपोर्ट। 152 में फिर डेफिनेशन आ जाती है। 153 में राज्यों का राज्यपाल के बारे में, यहाँ से राज्यपाल के बारे में चर्चा चालू हो जाएगी। 154 में आ जाता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। 157 में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी मतलब हिंदी में वो योग्यता, ठीक है, योग्यता। 157 में क्या योग्यता। 158 में राज्यपाल के पदों की शर्तें। 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में कि कैसे शपथ लेता है। 160 में कुछ आकस्मिकताओं यानी कि जो अपन बोलते हैं इमरजेंसी में राज्यपाल के कार्य कैसे होगा। 161 में बताता है क्षमादान। 162 में बताता है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कैसे होगा। 163 में बताता है 163 163 163 में बताता है राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। 164 बताता है मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। 165 बताता है राज्य में महाधिवक्ता और सरकारी व्यवसाय का संचालन। 166 बताता है किसी राज्य के सरकार के व्यवसाय का संचालन कैसे होगा। 167 बताता है राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे। 168 बताता है राज्यों के में विधानमंडलों का गठन। 169 बताता है राज्यों के विधान परिषदों का उन्मूलन। ठीक है, अब थोड़ी सी थकावट हो रही है ना, है ना, अब टंग ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, चलो अब कुछ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 170 170 बताता है विधानसभाओं की संरचना। 171 बताता है विधान परिषदों की संरचना। 172 बताता है 172 क्या बताता है, चलो इसे बाद में देखेंगे। 173 बताता है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बारे में। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद 176 देखो राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन होता है ना। उसके बाद विधान 182 में होता है विधान परिषद का सभापति और या फिर उप सभापति। उसके बाद 183 जो होता है वो होता है सभापति और उप सभापति के पदों का रिक्त होना यानी त्यागपत्र दे देना वगैरह, ये सारी चीजें आती है। 185 में होता है जो सभापति होते हैं, ठीक है, सभापति जो होते हैं या उप सभापति होते हैं उनके पद से हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो कैसे आता है ना। उसके बाद 187 हो जाता है राज्य विधानमंडल का सचिवालय। 188 होता है 188 हो जाता है 188 हो जाता है सदस्यों द्वारा जो शपथ ली जाती है वो चीज। उसके बाद 189 हो जाता है सदस्यों में जो मतदान होता है उसके बारे में। 190 हो जाता है स्थानों का रिक्त होना। 191 हो जाता है सदस्यों की जो एलिजिबिलिटी होती है वो हो जाता है 191 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे 195 हो जाता है सदस्यों के जो वेतन के बारे में उसके बारे में। 196 हो जाता है विधेयकों के पुनर्स्थापन और या फिर मतलब दोबारा से जो रिलॉन्चिंग होती है एक प्रकार से वो। ठीक है, 198 बताता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 बताता है धन विधेयक की परिभाषा। 200 बताता है विधेयकों का अनुमान। ठीक है, 201 बताता है वे जो क्या होता है जो 201 छोड़ो, ठीक है, इसे बाद में देखेंगे। 202, ठीक है, 202 अभी कुछ दिमाग से निकल गए एक आधा आर्टिकल, ठीक है, एक दिन में और ठीक है, लेकिन फिर भी काफी कुछ। ठीक है, अब उसके बाद देखो 202 बताता है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। ठीक है, 202 क्या बताता है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। 204 बताता है विनियोग आयोग के बारे में, है ना, विनियोग विधेयक जो होता है उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद अगर आप देखोगे कि कहाँ पे थे अपन, विनियोग आयोग यानी कि 204 पे थे विनियोग विधेयक। ठीक है,
उसके बाद देखोगे आगे 206 कहता है लेखानुदान, है ना, लेखानुदान के बारे में। 207 कहता है वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। 208 कहता है प्रक्रिया के नियम कैसे होंगे। 210 कहता है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। 211 कहा जाता है विधानमंडल में खर्चों पर जो प्रतिबंध लगता है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 कहता है जो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 कहता है उच्च न्यायालयों का गठन। 217 कहता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें। 218 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में जो कुछ मतलब प्रावधान लागू होते हैं उनके बारे में। 219 कहता है उच्च न्यायालयों के, है ना, उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं वो शपथ कैसे लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। शपथ है कुल मिला के 219 में, जो हाई कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीशों के बारे में। 220 कहता है स्थापित न्यायाधीश होने के बाद वकालत पर प्रतिबंध। 221 कहता है न्यायाधीशों के बारे में, वेतन के बारे में बात करता है। उसके बाद 224 कहता है अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। 225 कहता है मौजूदा जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उनका क्षेत्राधिकार कितना होगा। 226 जो होती है वो होती है रेट जारी करने की जो पावर्स होती है उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद 228 होती है कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों में, है ना, स्थानांतरण हो जाता है, कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। 233 बताता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। 233 बताता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके बाद 235 बताता है अधीनस्थ न्यायालयों का जो नियंत्रण होता है उसके बारे में। 239 बताता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसा चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद 241 बताता है संघ और राज्य क्षेत्र में जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे 243 के बारे में आते हैं, ठीक है। 243 के बारे में आएंगे तो जो 243A है वो ग्राम सभा बताता है। 243B पंचायतों का गठन बताता है। 243C पंचायतों की संरचना बताता है। 243D सीटों का आरक्षण बताता है। 243E पंचायतों की अवधि बताता है। 243Q नगर पालिकाओं का गठन बताता है। 243 जो R होता है वो नगर पालिकाओं की संरचना बताता है। 243 वित्त आयोग बताता है, ठीक है। और 243 जो 243 में एक और था कोई जेड वगैरह से कुछ, ठीक है। चलो उसे 243 के बस इतने, ठीक है, एक वो निकल गया दिमाग से, है ना। अब आगे 244 जो SC ST यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। 245 जो होता है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद 247 होता है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए संसद की शक्तियां। 248 होता है कानून बनाने में जो अवशिष्ट शक्तियां होती है उनके बारे में जो चर्चा की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे 250 यदि आपातकाल की घोषणा लागू है, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, ठीक है ना, तो उसके संबंध में जो राज्य सूची जारी की जाती है उसके बारे में। 256 कहता है राज्यों और संघ का दायित्व क्या होगा, ठीक है। उसके बाद 260 कहता है भारत के बाहर के क्षेत्रों के साथ जो भी 7 कहता है आकस्मिक निधि जो होती है इमरजेंसी फंड जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आप देखोगे 268 बोलता है संघ द्वारा जो क्या बोलते हैं उसे जो चीजें लागू की जाती है और राज्य द्वारा जो विनियोजित जो शुल्क होता है उसके बारे में, ऐसा कुछ है 268 के बारे में, ठीक है। 268 है, ठीक है। और देख लेंगे एक बार 270 के बारे में। 270 कहता है संघ और राज्यों के बीच में जो अधिरोपित और वितरित टैक्स होता है, कर होता है, उसके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे 276 कहता है व्यवसायों व्यापारियों के बीच में जो आजीविका का जो रोजगार जो टैक्स होता है उसके बारे में है। 277 होता है वो है बचत के बारे में। 280, ठीक है, 280 वित्त आयोग के बारे में है। 281 जो है वो वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में है। 282 है जो संघ और राज्य के द्वारा जो राजस्व कैसे चुकाया जाना है, कितना चुकाया जाना है या कितना व्यय करना है, कितना खर्च करना है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप जो अब थोड़ा सा जल्दी जो इम्पोर्टेंट है वो वाले, बहुत जोर से हाथ दर्द होने लगे अब हमारे, ठीक है। इम्पोर्टेंट वाले अब, ठीक है ना। 287 है जो बिजली पर जो छूट दी जाती है उसके बारे में। 290 के बारे में जो बात करता है वो है कुछ जो
व्यय हैं या पेंशन वगैरह से संबंधित है 290, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 292 यानी भारत सरकार द्वारा जो उधार लिया जाता है वो 292 में है। उसके बाद 300 आता है वाद और कार्यवाहियां, वो आती हैं 300 में। 301 बताता है व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे 312 बताता है अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, क्या बताता है, अखिल भारतीय सेवाएं। 313 बताता है संक्रमणकालीन प्रावधान। संक्रमणकालीन प्रावधान का मतलब होता है जैसे अपना कोरोना के टाइम पे जो प्रावधान लगे थे उन चीजों के बारे में बताता है, संक्रमणकालीन प्रावधान हो जाते हैं वो, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे जो 319 होता है वो होता है आयोग के सदस्यों द्वारा, आयोग मतलब ये लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, ठीक है ना। ये जो पद की धारणा है कैसे ली जाती है इसके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद 320 बताता है लोक सेवा आयोग के जो कार्य होते हैं उनके बारे में चर्चा करता है 320, ठीक है। और उसके बाद देखो अपना आर्टिकल आ जाता है, कौन सा आर्टिकल आ जाता है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है थोड़ा सा वही देख लेते हैं हम, ठीक है, बहुत सारे हो गए, है ना। 300 389 देखते हैं, ठीक है। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, हाँ ठीक है। 338 ए ये बताता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 ए के बाद बी बताता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो होता है, ठीक है ना। उसके बाद 340 बताता है पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्तियां। 341 बताता है अनुसूचित जातियां। 342 बताता है अनुसूचित जनजातियां, ठीक है। 343 बताता है संघ की जो राजभाषा होगी वो कैसी होगी, ठीक है ना। उसके बाद 344 बताता है राजभाषा संबंधी जो आयोग होता है या संसदीय जो समितियां होती हैं उसके बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद 351 बताता है हिंदी भाषा के विकास के जो निर्देश दिए गए हैं वो 351 में बताए गए। 352 बताता है आपातकाल की घोषणा, ठीक है। 352 बताता है आपातकाल की घोषणा। 353 बताता है आपातकाल की घोषणा का प्रभाव क्या होगा, ठीक है। उसके बाद 356 बताता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में जो प्रावधान होते हैं। उसके बाद आर्टिकल 360 क्या बताता है, वित्तीय आपातकाल के बारे में 360 बताता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 368 बताता है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों के बारे में। 370 जम्मू कश्मीर के बारे में, है ना। और 371 महाराष्ट्र के बारे में। 371 ए नागालैंड के बारे में। 371 बी असम के बारे में। 371 सी, है ना, ये बताता है हमें मणिपुर के बारे में। 371 डी ये बताता है आंध्र प्रदेश के बारे में। 371 ई ये बताता है, ये भी आंध्र प्रदेश के बारे में है लेकिन यहाँ पर विश्वविद्यालय वगैरह खोले जाएंगे। 371 एफ ये सिक्किम के बारे में। 371 ई एफ जी जी बताता है मिजोरम के बारे में। 371 एच अरुणाचल प्रदेश के बारे में। 371 आई गोवा के बारे में, है ना। और उसके बाद 372 जो है मौजूदा कानूनों पर लागू रहेगा और उनका अनुकूलन करेगा, ठीक है। तो ये अपने आर्टिकल हो गए। उसके बाद आप देखोगे जो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल 377 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में जो उपबंध होते हैं। उसके बाद 378 लोक सेवा आयोग के संबंध में जो उपबंध होता है। 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं। 393 संक्षिप्त शीर्षक, ठीक है, संक्षिप्त शीर्षक, है ना। पूरा पसीना पसीना हो गया, ठीक है। तो मजा आ गया लेकिन, है ना पसीना पसीना हो गया लेकिन मजा आ गया, है ना। ये यहाँ पर आपने देखा कि इतने सारे आर्टिकल एक बार में एक सांस में या कितनी जल्दी जल्दी मैंने आपको सुना दिए। तो इसके लिए जो प्रोसेस मैंने यूज किया या जो तरीका यूज किया, आंखों के सामने अभी भी अंधेरा अंधेरा छा रहा है, ठीक है। इसके लिए जो मैंने प्रोसेस यूज किया, जो तरीका यूज किया, है ना, वो इतना बेहतरीन तरीका है कि इतना सारा डाटा एक दिन में मैंने अपने दिमाग में लाइन से स्टोर किया। हालांकि मुझे बहुत सारे आर्टिकल पहले से याद थे लेकिन इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से सारे के सारे आर्टिकल, बीच में तो कई सारे मैंने स्किप कर दिए जानबूझ के क्योंकि हाथ दर्द हो रहे थे, पसीना खूब आ रहा है, ठीक है ना। और इतनी देर तक आंखें बंद रहे ना, आग उलझन और होने लगी है, ठीक है। तो बहुत सारे आर्टिकल तो मैंने स्किप कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे मैंने सारे के सारे आर्टिकल एक बार में एक दिन में वो भी याद कर लिए, तो इसका एक प्रोसेस बहुत बढ़िया तरीका होता है। अगर आप ये तरीका सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि सर कैसे ये तरीका यूज करें और कैसे इतनी सारा डाटा एक बार में अपने दिमाग में
फिट कर लें। इसके अलावा आर्टिकल तो छोड़ो, आप पूरा का पूरा हिस्ट्री, पूरा का पूरा ज्योग्राफी, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी की पूरी मतलब जो भी चीज आपको याद करना है, साइंस हो कुछ हो, आप बड़े आराम से याद कर पाओगे। ठीक है ना। तो अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक है, कि मैंने ये आर्टिकल्स कैसे याद किए, तो नीचे कमेंट में आर्टिकल लिख के मैसेज करो। ठीक है ना। अगर 25 से ज्यादा मैसेज आ जाते हैं, क्या लिखना है आपको? केवल आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल, है ना। अगर 25 से ज्यादा मैसेज आ जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने कैसे याद किए। और मैं केवल 25 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा और उसमें आप समझ जाओगे कि कैसे आपको याद करना, और एक दिन में सारे आर्टिकल आप लाइन से याद कर लोगे। ठीक है ना। और बीच में अगर एक दो बार आप रिवाइज करते रहोगे इस तरीके से, तो आप कभी भी नहीं भूलने वाले एक भी आर्टिकल। तो अगर आप चाहते हो सीखना तो कमेंट में आर्टिकल जरूर लिखना। अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको याद करना है, लेकिन मिनिमम कम से कम 25 मैसेजेस होने चाहिए, 25 कमेंट आपके होने चाहिए, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले